स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडियन आईटी सेक्टर जो कभी देश की इकोनॉमी का क्राउन ज्वेल हुआ करता था, इनोवेशन एंड ग्रोथ का पावर हाउस माना जाता था, उसका रंग आज फीका पड़ता नजर आ रहा है। जहां पहले नए ग्रेजुएट्स की एंट्री लेवल जॉब्स की लाइन लगी रहती थी, आज वहां सभी बड़ी आईटी फर्म्स हायरिंग कट करने में लगी हुई हैं। 2024-25 में आईटी सेक्टर की हायरिंग में 7% की गिरावट आई है। लास्ट ईयर जुलाई के डेटा के हिसाब से देश की टॉप 5 आईटी कंपनीज ने लगातार 7 क्वार्टर्स तक अपनी वर्कफोर्स को कट डाउन किया है। पिछले एक साल में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट जैसे जायंट्स ने अपनी वर्कफोर्स से 75,000 एम्प्लॉयज हटाए हैं, जो पिछले 6 ईयर्स की सबसे बड़ी गिरावट है। और ये बस एक शुरुआत बताई जा रही है। सोचिए, जिस इंडस्ट्री ने देश के मिडिल क्लास को पंख दिए, वही अब उनके पंख काट रही है। आज ज्यादातर बड़ी कंपनीज सर्वाइवल मोड में नजर आ रही हैं। हायरिंग एक लग्जरी बनती जा रही है। अमेरिकन मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स और यूरोपियन मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण इंडियन आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट्स में ग्रोथ काफी मुश्किल हो रही है। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अनुमान यह है कि 2025 में 75% इंडियन आईटी फर्म्स एआई को अपनाने वाली हैं। ऊपर से वियतनाम, फिलीपींस और चाइना जैसे देश भी आईटी सर्विसेज में इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली खोता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया का क्राउन ज्वेल अब उससे छिनने वाला है? हमारे देश के गोल्डन सेक्टर पर आए इस तूफान की असली वजह क्या है? वो कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो इसे चोट पहुंचा रहे हैं, और आगे इसकी ग्रोथ का क्या अनुमान है? दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस डिस्कशन को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आइए अब बिना देर किए इस चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के आईटी और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन को आजाद भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक गिना जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको इस रिवॉल्यूशन से रूबरू कराते हैं। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ, इंजीनियरिंग R&D और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में एक मेजर रोल प्ले करता है। 2023 में इस सेक्टर ने $255 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से $194 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट से आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें टेक्नोलॉजी सर्विसेज का शेयर ही इंडिया के टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का आधा से ज्यादा है। करीब 5 मिलियन लोग डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और कई मिलियन लोगों का जीवन इस पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अक्सर लोग इसकी सक्सेस को 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जोड़ते हैं, लेकिन सही मायने में इंडिया में कंप्यूटिंग की कहानी 1947 के बाद साइंस एंड टेक सेक्टर के विकास से जुड़ी हुई है। 1947 में भारत सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की स्थापना की थी, जिसका आईटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के तुरंत बाद देश के कई एम्बिशियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के चलते देश में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। उदाहरण के लिए इंडियन स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस को अपने स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स की जरूरत थी। उसी तरह होमी जहांगीर भाभा के एटॉमिक रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऑनलाइन कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप किए गए। इसी दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंप्यूटर बनाया और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर यूनिवर्सिटी यानी ISIJU ने ISIJU कंप्यूटर डेवलप किया। इन्हीं इनिशिएटिव्स ने इंडिया में फैब्रिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की स्किल डेवलप की। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही 1960s में पहली जनरेशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की ट्रेनिंग हुई। लेकिन 1970s का दशक इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल फेज था। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वजह से देश को ऑयल शॉक लगना और सरकार की रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग पॉलिसीज का आना इस इंडस्ट्री के लिए काफी डिस्टर्बिंग रहा। ऊपर से 1978 में IBM राजनीतिक मामले की वजह से देश छोड़कर जा रही थी। इस वैक्यूम ने नए आईटी प्लेयर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल दिए। 1976 में शिव नादर को इस बात का एहसास हुआ कि भारत में कंप्यूटर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 18,700 करोड़ रुपीस हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी कि HCL में इन्वेस्ट किए। इसी दौरान नरेंद्र पटनी ने पटनी कंप्यूटर सिस्टम की स्थापना की। नरेंद्र पटनी ने ही डेटा कन्वर्जन का काम अमेरिका से इंडिया भेजने का आइडिया दिया, जिसे आगे चलकर ऑफशोरिंग कहा गया। इनके पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में नारायण मूर्ति ने
यंग प्रोग्रामर्स के एक ब्रिलियंट ग्रुप को लीड किया। यही ग्रुप बाद में इनसे अलग होकर इन्फोसिस के रूप में आगे बढ़ा। दूसरी तरफ अजीम प्रेमजी, जो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने विप्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्थापना की, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इंक्यूबेट किया गया। और तो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसी वक्त अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा था। टाटा ने बोरोज के साथ पार्टनरशिप की। इन सभी कंपनीज को इंडिया की बड़ी मार्केट का फायदा मिला, जो 1978 में आईबीएम के एग्जिट के बाद मेन फ्रेम्स और डेटा प्रोसेसिंग से मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की ओर शिफ्ट कर रही थी। 1970s के एंड तक एक मॉडेस्ट स्केल पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गए थे। फिर जब 1980s में प्रोटो लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो इंपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज पर लगाए गए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को हल्का किया गया। इसी बीच सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर्स के यूज को बढ़ावा देने के लिए बड़े लेवल पर स्कीम्स भी लॉन्च की गई। इस दिशा में इंडियन रेलवेज के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि कंप्यूटर सर्विसेज को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर का कंप्यूटराइजेशन हुआ और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफिसेज की भी नेटवर्किंग की गई। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। इस दिशा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1986 की सॉफ्टवेयर पॉलिसी ने सॉफ्टवेयर को एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया और सैटेलाइट डेटा लिंक्स के माध्यम से इसके एक्सपोर्ट्स की परमिशन दे दी गई। लेकिन उस समय डेटा लिंक्स इतने महंगे थे कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सिर्फ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ही एक ऐसी कंपनी थी जो बेंगलुरु में अपने डेडिकेटेड सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के जरिए सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करती थी। इस समस्या को सुलझाने और छोटी सॉफ्टवेयर फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर एन शेषगिरी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि एसटीपी स्कीम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे 1990 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्रेटरी एन विटल ने इंप्लीमेंट कराया। एसटीपीज ने इन कंपनीज को सिंगल विंडो क्लियरेंसेज और हाई स्पीड डेटा लिंक्स की सुविधा दी, जिसने स्मॉल फर्म्स के लिए एक्सपोर्ट को काफी आसान बना दिया। लेकिन इस सेक्टर की रिवोल्यूशनरी ग्रोथ अभी भी बाकी थी। 1991 का लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इस सफर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। बस फिर क्या था, आईटी सेक्टर के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ गई। सॉफ्टवेयर कंपनीज को कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचने का मौका मिला, फॉरेन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स के रास्ते खुल गए और देश की सॉफ्टवेयर कंपनीज को बड़ी बड़ी ग्लोबल मार्केट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया। और यह सब केवल एक तरफा नहीं था। इस दौरान ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज ने भी इंडिया में अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए। यही पीरियड अमेरिका में इंटरनेट और .com बूम का था, जिसने इंडियन कंपनीज को और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे दी। 1996 में इंडिया को Y2K प्रॉब्लम के रूप में एक और बड़ा मौका मिला। Y2K प्रॉब्लम और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर बग था, जिसकी वजह से पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स 2000 का ईयर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते थे और इसकी वजह से ग्लोबल कंप्यूटिंग सिस्टम्स के फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। ग्लोबल फर्म्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को Y2K के लिए अपग्रेड करना था, जो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इंडियन कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। Y2K प्रोजेक्ट के बाद इंडियन फर्म्स की क्वालिटी और टैलेंट से इंप्रेस्ड क्लाइंट्स ने इनके साथ अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 2000s के दौरान इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बढ़ती रीच ने एक नए सेगमेंट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ को जन्म दिया। हालांकि बीपीओ का मेन बेस आईटी सर्विसेज ही थी, लेकिन इसमें नॉन आईटी काम जैसे कस्टमर सपोर्ट और फाइनेंशियल प्रोसेसिंग भी शामिल थी। इसके चलते वेस्टर्न बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना बैक ऑफिस का काम इंडिया में शिफ्ट करना शुरू किया। इंजीनियरिंग, R&D, कंसल्टिंग और नॉलेज प्रोसेसिंग जैसे हाई एंड ऑपरेशंस भी इंडिया में आउटसोर्स होने लगे और इंडिया की ये इंडस्ट्री बूम होती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999-2000 में इंडिया के सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मात्र $3 बिलियन से भी कम के थे। वो 2023 में बढ़कर $194 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री देश में व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन में भी एक बड़ी सहायक रही है, लेकिन साथ ही इसने 2007-8 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर कोविड पैंडेमिक के दौरान आए इकोनॉमिक स्लंप का भी सामना किया है। खैर, इस पूरी जर्नी में हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेंड मैन पावर, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इस सेक्टर को काफी सपोर्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो फिर इस क्राइसिस का जन्म हुआ कैसे? तो दोस्तों, बात यह है कि आईटी बूम के उस दौर में और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल लेबर आर्बिट्रेज पर बेस्ड। लेबर आर्बिट्रेज यानी सस्ता लेबर और ज्यादा काम।
यानी हमारा चीप लेबर दुनिया को बहुत कम दाम पर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। नैस्कॉम के मुताबिक इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स का 55 to 60% रेवेन्यू अभी भी लो स्किल सर्विसेज जैसे कि बेसिक कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट और बीपीओ से ही आता है। लेकिन यह फॉर्मूला अब क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि एआई और ऑटोमेशन ने सबको रुला दिया है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और स्किल्स उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। 2025 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में स्किल गैप इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सभी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन की जो लहर आ रही है वो ट्रेडिशनल स्किल्स को और भी इरेलेवेंट बना रही है। एक एस्टिमेट के हिसाब से 2025 में 70% इंडियन आईटी टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं, जिससे लाखों जॉब्स पर बुरा असर पड़ सकता है। 2024 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये वार्निंग दी है कि आईटी जॉब्स में ऑटोमेशन आने से लो वैल्यू एडेड सर्विसेज पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो अब इन्हें ज्यादा स्किल्स और कम हाथों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा, 2025 में 75% इंडियन आईटी फर्म्स एआई को अपनाने वाली हैं, जिससे एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड स्किल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जॉब रोल्स रूटीन टास्क की बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिव और हाईली स्किल्ड पोजीशंस की तरफ शिफ्ट होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 में इंडिया की लगभग 50% वर्कफोर्स को री स्किलिंग की जरूरत होगी। इससे डील करने के लिए कंपनीज 2025 में अपने अप स्किलिंग बजट को 15 to 20% तक बढ़ाने वाली हैं। लेकिन हमारे देश में इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन अभी भी काफी पुअर है, जिसकी वजह से हमारा एकेडमिक करिकुलम मार्केट नीड्स के हिसाब से फिट ही नहीं हो पाता। साथ ही साथ रूरल एरियाज में इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स का एक्सपोजर भी आज भी बहुत कम है। आइए अब इस मिसमैच को थोड़ा गौर से समझते हैं। तो इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन इनमें से एम्प्लॉयबल कितने होते हैं? सिर्फ 22%। 60% से भी ज्यादा को उनके स्किल्स के हिसाब से जॉब मिलनी मुश्किल होती है। इंडिया इंजीनियरिंग टैलेंट का एक लीडिंग हब है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां ग्रेजुएट्स की संख्या और उनकी एक्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी के बीच काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है। ये गैप सिर्फ इंडिविजुअल करियर्स के लिए नहीं है, बल्कि देश के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नैस्कॉम का एस्टिमेट है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया को एआई और एमएल जैसे एडवांस्ड सेक्टर में 1 मिलियन से ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 2028 तक डिजिटल टैलेंट का डिमांड सप्लाई गैप 25% से बढ़कर 30% तक पहुंचने की संभावना है। और तो और इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 से पता चलता है कि केवल 42.6% इंडियन ग्रेजुएट्स ही रोजगार के योग्य हैं, जो 2023 के 44.3% से भी कम है। और इसका सीधा कारण है देश में बढ़ता स्किल गैप। इसीलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि इमर्जिंग रोल्स के लिए इंडस्ट्री लीडर्स को वर्कफोर्स को लार्ज स्केल पर रीस्किल और अपस्किल करने की जरूरत है। इंडस्ट्री लीडर्स को एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए हेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना होगा। स्कूल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने पर जोर देना होगा। और सबसे जरूरी, इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि एजुकेशन इंडस्ट्री के नीड्स के साथ साथ अलाइन हो सके। क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम इस एम्प्लॉयबिलिटी गैप को ब्रिज नहीं करते तो ये पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। यहां एक और बड़ा मुद्दा यह है कि हमारा आईटी सेक्टर मुख्य तौर पर सर्विस बेस्ड ही रहा है। हमने प्रोडक्ट बनाने के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। आज भी इंडिया चाइना और यूएस से इनोवेशन और पेटेंट फाइलिंग्स में काफी पीछे है। यह गैप दिखाता है कि इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो सकती है। इनोवेशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट का होना भी बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ नए इनोवेशंस को बढ़ावा देगा, बल्कि इंडिया की पेटेंट फाइलिंग्स में भी सुधार आएगा, जिससे हम ग्लोबल स्टेज पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रख सकते हैं। खैर, इसके बाद हमारी आईटी इंडस्ट्री के आगे एक और बड़ा चैलेंज है वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश। इंडिया का आईटी सेक्टर वियतनाम और फिलीपींस, चाइना और कोस्टारिका जैसे देशों से इंटेंस कंपटीशन का भी सामना कर रहा है। वियतनाम का आईटी सेक्टर चीप लेबर कॉस्ट्स, स्किल्ड वर्कफोर्स के बूम और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए वियतनाम की ओर बढ़ रही हैं, इंडियन आईटी फर्म्स की ट्रेडिशनल डोमिनेंस पर प्रेशर बढ़ रहा है।
इस शिफ्ट का एक बड़ा कारण इंडिया में बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी हैं। हमारे यहाँ स्किल्ड आईटी वर्कर्स की सैलरीज में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जिस वजह से कंपनीज ज्यादा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं। इसीलिए वियतनाम की यंग एंड वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई है। वियतनाम का एक नए टेक हब की तरह उभरना इंडियन टेक प्रोफेशनल्स की जॉब सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहा है। यह शिफ्ट इंडियन कंपनीज के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी और वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिमिटेड होने से इंडस्ट्री के लिए बड़ी समस्या आ गई है। लेकिन इंडियन टेक एक्सपर्ट्स की एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन दुनिया भर में पहचानी जाती है। अगर इंडियन टेक प्रोफेशनल्स वक्त रहते खुद को एआई और एमएल जैसे एरियाज में स्पेशलाइज करते हैं तो वो अपने आप को नए लीडर्स के रूप में पोजीशन कर पाएंगे। यहां आपको बता दें कि इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स का 80% सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आता है। तो नई मार्केट्स में एक्सपेंड करने से रीजनल वोलेटिलिटी का रिस्क कम होगा और इंडस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, जिससे किसी एक रीजन पर ओवर डिपेंडेंस को खत्म किया जा सकता है। खैर, इसके बाद इंडिया के आईटी सेक्टर के आगे एक और बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। आजकल एआई पावर्ड साइबर अटैक्स और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉमन होते जा रहे हैं। रैंसमवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म्स की वजह से कम टेक्निकल स्किल्स वाले क्रिमिनल्स भी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स कर पा रहे हैं। और तो और 5G टेक्नोलॉजी के आने से नई वल्नरेबिलिटीज भी पैदा हो रही हैं, जिन्हें साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए कंपनीज को रेगुलर ऑडिट्स, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स और एआई ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन में इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही इनको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और IRDAI की साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2023 दोनों स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाली साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को लागू करना होगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स को भी तैयार करना होगा ताकि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड को मीट किया जा सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां चैलेंजेस की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं तो इन सभी चैलेंजेस से लड़ना नामुमकिन भी नहीं है। 2025 में इंडिया की आईटी स्पेंडिंग 11.2% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे ये $160 बिलियन तक पहुंच सकती है। गवर्नमेंट भी एआई फॉर एवरी इंडियन जैसी एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, जिसका फोकस हर व्यक्ति तक एआई को पहुंचाना है। आईटी कंपनीज के लिए भी यह बेहद जरूरी है कि वो एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे नए एरियाज में अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जॉब लॉसेस के साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रहने का रिस्क बढ़ जाएगा। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि आईटी इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। यह ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अप्स और डाउन से बहुत क्लोजली गुथी हुई है। यानी जब दुनिया में कोई उतार चढ़ाव होता है तो इसका असर हमारी आईटी इंडस्ट्री पर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन जब चीजें रिकवर होती हैं तो आईटी सेक्टर में वो रिकवरी काफी स्लो होती है। इसलिए यह सेक्टर एक्सटर्नल शॉक्स के आगे काफी वल्नरेबल होता है। 2021-22 में आए ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर आज तक इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर दिख रहा है। क्लाइंट्स अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन श्रिंक हो रही है। लेकिन अगर 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता आती है तो हमें नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस का समाधान करे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पूरा फायदा उठाए तो इससे न सिर्फ आईटी इंडस्ट्री अपने ट्रैक पर वापस आएगी, बल्कि ये इस फील्ड में ग्लोबल लीडरशिप भी हासिल कर पाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।